Okay, so our next topic is phylogenetic analysis. So, phylogenetic analysis. Uh, you can read here the definition. This is a study of evolutionary history of living organisms using tree-like diagram to represent pedigree of these organisms. अगर यहाँ से आपको देख रहे हैं, this is a tree-like structure. और हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं बाय ड्राइंग ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री की तरह हम ये आप देख रहे हैं कि इसको ट्री क्यों कहते हैं, सिंपल ट्री है। ट्री मीन्स एक रूट से बहुत सारे ब्रांचेस ओरिजिनेट होते हैं। सो दिस इज जस्ट लाइक ए ट्री। इफ यू आर लुकिंग हेयर, दिस इज द नोट, ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज रूटेड। और इससे हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म डाइवर्ज हुआ है। दीज आर द करंट ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे टॉप पे जो हैं, ये सारे के सारे जो करंट ऑर्गेनिजम्स है जो अभी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर आप इस साइड पे देख रहे हैं तो और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं। इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या चीज़ है? चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, अब आप लोग ऑलरेडी बहुत इसके बारे में पढ़ चुके होंगे कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी है कि ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव हु हैज कैपेसिटी टू फेस द इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। ठीक है, या हम इसको सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि सर्वाइवल विद द फिटेस्ट characteristics. I think this like एक simple एक statement है. So natural selection is also a mechanism that are providing diversity to these organisms. Genetic mutation, that is another mechanism, and evolution, that is another mechanism. By combining all these mechanisms, we are now observing different organisms and species. ये जो अभी तक हम देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्पीशीज, ये सारे क्यों है? वाई? ये सारे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ये सारे डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से? ड्यू टू मे बी नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन। व्हाट इज जेनेटिक म्यूटेशन? एनी चेंजेस इन द जीनोम। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन मीन्स जो बेस्ट सर्वाइवल रेट हैं, जो इन्वायरमेंट को फेस कर सके। दिस इज द मैकेनिज्म। सर आपकी सो आवाज नहीं आ रही। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? बाकी स्टूडेंट प्लीज़ बता दें, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। आ रही है सर। ओके, सो प्लीज़ आप अपना उधर स्पीकर चेक करें या इंटरनेट को चेक करें। ओके, सो आई थिंक अब सारे स्टूडेंट फैमिलियर हो गए हैं इस फालोजेनेटिक्स से। ठीक है, व्हाट इज फालोजेनेटिक्स? बता सकते हैं आप लोग कि फालोजेनेटिक क्या है? स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं ट्री लाइक डायग्राम के जरिए, उसे हम फालोजेनेटिक ट्री कहते हैं। व्हाट इज फालोजेनेटिक ट्री? अगेन सेम थिंग, ब्रांचिंग। अब पहले हम पढ़ रहे थे फालोजेनेटिक्स एंड फालोजेनेटिक ट्री। अब ट्री मीन्स यू नो ट्री लाइक डायग्राम, tree like diagram, that's are a branching diagram that show the inferred evolutionary relationship among various biological species based upon similarities and differences in their physical or genetic characteristics, right? Each node with descendants represent the infant from most common ancestor of the descendant. इसका ये मतलब है, सिंपल वर्डिंग में, we are creating a tree-like structure to study the distance between organisms. Let's suppose A, B, C, D, E, F, G, H, these are organisms. Then हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी की बेस पर
Similarity, and this similarity that may be physical, ठीक है, और that may be genetical differences. Similarity या dissimilarity हम फिजिकली जिसे हम फिनोटिपिक कहते हैं, या that may be जीनोटाइप, ठीक है, दोनों बेस पर हम स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद हम एक डिफरेंसेस और सिमिलरिटी की बेस पे ट्री जनरेट करते हैं, उसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, डिसेंडेंट, common ancestor. These are two words. Common ancestor means common, you know, common means common thing. Ancestor, above ajdad, a point from where the current organisms originated. जो जितने भी करंट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या हम इनको कह सकते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज कॉमन ancestor. And the organisms that are currently present in this era, these organisms are known as descendants. Descendant means जो अभी हमारे पास currently है, we, like we. Common ancestor means हमारे आबाओ अजदाद, हमारे दादा परदादा परदादा जो इस दुनिया में अभी नहीं है, but हम हैं, we are descendant. हमारे आबाओ अजदाद, दादा परदादा परदादा, जो भी जितने भी परदादा करते जाएं, those are now considered as common ancestor. हमारे दादा परदादा कॉमन ancestor हैं किसके लिए? हमारे लिए, लाइक हम अपनी फैमिली में अगर आप देखते हैं तो आपके कजन्स का आपके साथ जो रिलेशन है वो किसकी वजह से है? आपके दादा की वजह से है। अगर हम चाचाजाद की बात करते हैं तो वो किस वजह से हैं? आपके दादा की वजह से हैं। सो आपके दादा क्या होंगे? दैट्स विल बी कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। Tree, as far as shape of tree is concerned, that may be different. It may be look like this, or it may be in circular form, or it may be in this like structure. ये different हो सकते हैं, but आगे हम further पढ़ेंगे कि कौन से tree का क्या purpose है। Okay, is this clear to everyone? This slide clear है सबको? Yes, sir. That's good. Then what is the purpose of phylogenetic tree? Why we need phylogenetic tree? The first thing, to understand the human origin. अगर if we are searching on human genetics or human evolution, अगर आप human evolution के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ह्यूमन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे हुआ, this. Second is understanding biogeography, what's the relative importance of dispersal versus variance. आप phylogenetic tree के जरिए बायोग्राफी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बायोग्राफी मीन्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से एरिया में रहता है और उसके के क्या फीचर्स हैं, क्योंकि यू नो अगर आप सिंपल एग्जांपल ले ले तो अफ्रीका में रहने वालों के फीचर्स कुछ डिफरेंट है ह्यूमन की। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो सिमिलरली यूरोपियन की बात करें तो अगर आप कलर की बात करें तो डिफरेंट है, एंड अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो these are different, ठीक है। why these are different, ये क्यों डिफरेंट है? एंड these differences are known as biography. इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? सिंपली बायोग्राफी कहते हैं। अब हम एक इंडिविजुअल अगर सब कंटिनेंट से हैं, पाकिस्तान या इंडिया से हैं, तो हम उसकी बायोग्राफी हम उसी हिसाब से स्टडी करते हैं कि ये इंडिया में है या पाकिस्तान में है, इसका कलर ऐसा है, ऐसा है, ठीक। Similarly, if we consider the European people, then कलर के हिसाब से देखें वहाँ पे कलर डिफरेंट है, और अगर हम अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कलर डिफरेंट है। सो हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाएं तो हम ये कह सकते हैं, जो सिर्फ हम फिजिकल बेस पे भी अगर बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो हम उनको कंसिडर करते हैं कि शायद दैट्स मे बी बिलोंग टू अ सेम रीजन।
ठीक है। अगर दो ऑर्गेनिजम्स फिजिकली हाईली डाइवर्ज हैं, एक दूसरे से डिफरेंस हैं, देन हम कह सकते हैं कि दीज टू ऑर्गेनिजम्स मे बी फ्रॉम डिफरेंट एरिया की बेस पे भी हम phylogenetic ट्री बनाते हैं. The third point is to understand the origin of particular traits. Yes, particular traits means what is traits? कोई बता सकते हैं traits? Characteristics. Yes, feature characteristics. कोई भी एक particular trait है, हम उसकी origin को अगर हम जानना चाहते हैं, सिमिलरली जैसा मैंने ऊपर बता दिया कि बायोग्राफी के अंदर अगर हम कलर इज अ ट्रैट, ठीक है, कलर इज अ ट्रैट, दिस इज अ कॉमन डिफरेंस इन द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में मेरे ख्याल से सिर्फ कलर ही वो वाहिद ट्रैट है जिसकी बेस पे हम इजीली देखते ही लोगों को पहचान सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से मैं बार बार कलर यूज़ कर रहा हूँ। इट डज़ नॉट मीन्स कि कोई एक कलर को दूसरे के ऊपर कोई सुपीरियरिटी है, बट सिर्फ मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कलर की। एंड ओरिजिन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेड, कोई एक ट्रेड हो सकता है, लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम कुछ प्लांट्स जो वाइल्ड हैं, जो नेचुरल हैं, या जो पहाड़ों में रहने वाले प्लांट्स हैं, उनके अंदर ट्रेड्स कुछ डिफरेंट हैं। और वो प्लांट्स जो हम कल्टीवेट करते हैं, लाइक पंजाब के एरिया में अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो उनके अंदर जो ट्रेड हैं वो डिफरेंट हैं। इफ़ वी कंसिडर ट्रेड्स इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड को स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं जो पहाड़ों पर रहने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस ट्रेड है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, ओके। वाइल जो लोअर एरियाज में है, या जिसे हम पंजाब के एरिया की बात करें तो इस एरिया में जो कल्टीवेशन एरिया है, अगर हम यहाँ के प्लांट्स की बात करते हैं तो दैट्स आर हाईली ससेप्टेबल टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, ठीक है। अगर इस एरिया में प्लांट हम उगाएं और उसके ऊपर अगर बर्फबारी हो जाए तो क्या वो प्लांट उस सर्दी के अंदर रेजिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। सिमिलरली इसी के अपोजिट हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे वहाँ पे पहाड़ों पे जो सर्दियों में बर्फ के नीचे भी वो प्रॉपरली ग्रीन फॉर्म में होता है और लिविंग कंडीशन में होता है। So these are different traits. So if we study the genes that are involved in resistance from these different plants, then we may be reached to a point to understand the defense system of the plants that are present at the uh, mountain area, ठीक है। The fourth point is understanding the process of molecular evolution. Again same thing है कि हम molecular evolution को study कर सकते हैं कि एक जीन से दूसरा जीन कैसे originate हुआ है। You know there are multiple copies of a gene. अगर हम एक individual की बात करते हैं तो there are multiple copies of gene in a single individual. So how these multiple copies were originated from a single gene and which copy is mostly close to their common ancestor. So हम इसकी स्टडी के लिए भी हम phylogenetic ट्री को यूज करते हैं। Origin of disease, where फॉर एग्जांपल हम डिजीज को हम स्टडी कर सकते हैं, लाइक करंटली अगर हम कोविड की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं यू नो कि देर आर मल्टीपल रिसर्च आर्टिकल इन नेचर, जो नेचर पब्लिकेशन ग्रुप्स हैं या नेचर के जर्नल्स हैं उनमें बड़ी बड़ी ग्रुप्स ने पब्लिश किए हैं कि कोविड-19 कैसे ओरिजिनेट हुआ और कौन से वायरसेस के साथ इसकी रिकॉम्बिनेशन हुई है। अब कोविड को
कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारे जो अंडरस्टैंडिंग है, डिजीज़ अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे हुआ? ये इवोल्यूशनरी ट्री की बेस पे भी हम इनको स्टडी करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जो कोविड-19 लेटेस्ट आया, ये कौन से वायरस के साथ है। तो सबसे पहले लोगों ने फाइंड किया कि ये कौन से वायरस से सिमिलर है। तो सार्स वी टू आई थिंक सार्स वी के साथ सिमिलर है। अब उन्होंने देखा कि सार्स वी के अंदर कौन सा रीजन कंजर्ट है जिसको हम टारगेट कर सकें। इस तरीके से करते करते नाउअडेज अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कोविड के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। Then moving to the next slide, phylogenetic tree and terminologies. What do the lines represent? These are some example and different types of trees. Different types of trees हैं. We will start from here. Okay, we will start from here. Okay, सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं. If you are looking here, this is a common ancestor. ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर है किसके लिए? 1 2 3, इन 3 ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एक कॉमन एंसेस्टर है। इफ नोड, इसको हम नोड भी कहते हैं, इंटरनल नोड भी कहते हैं। अगर एक पॉइंट से 2 से ज़्यादा स्पीशीज ओरिजिनेट हो, more than 2 species, then that node is known as polytomy। ठीक है, polytomy। सिमिलरली अगर एक पॉइंट से सिर्फ 2 ब्रांच ओरिजिनेट हो या 2 ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हो, लाइक दिस और this point is known as dichotomy। Okay, and the point at which all taxons are combining, that node is known as root node। उसे हम रूट कहते हैं। रूट क्यों कहते हैं? that will be ओरिजिन। एक्चुअली जो भी ओरिजिन होते हैं हम उसे रूट कहते हैं। रूट का मतलब ही यही होता है कि रूट से ही प्लांट ओरिजिनेट होता है। ठीक है, रूट से प्लांट, फिर प्लांट के स्टेम, स्टेम से लीफ, लीफ से फिर आगे ब्रांचेस बनता है। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर सारी ब्रांच को अगर हम कंबाइन करें तो दैट्स विल बी मैच एट द रूट पॉइंट। ठीक है, इस वजह से हम इसको रूट कहते हैं। Then this is another phylogenetic tree। phylogenetic tree इस तरीके से भी हो सकती है। इसको रीड कैसे करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास के बाद अगर मैं आपको ये कह दूं, एक phylogenetic tree दे दूं, तो आप उसके बारे में लिख के दे देंगे। ठीक है, आप के अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उस phylogenetic ट्री को समराइज करके लिख सकें। फॉर एग्जांपल, if we look to this tree, there are 3 organisms: human, mouse, fly। ठीक है, and these are known as taxa। इनको हम क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। और ये जो टैक्सास होता है, एक्चुअली दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट्स आर करंटली अवेलेबल। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो करंटली हमारे पास अवेलेबल होता है। ह्यूमन की आप बात करें, माउस या फ्लाई की बात करें, करंटली अवेलेबल है। ठीक है, तो फालोजेनेटिक ट्री के अंदर टैक्सास के ऊपर हमेशा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो करंटली प्रेजेंट हो। ठीक है, दैन इनको हम नोड्स कहते हैं। जहाँ पे कोई भी 2 टैक्सास आके ज्वाइन करें या 2 ब्रांचेस आके ज्वाइन करें तो उसे हम नोड कहते हैं। एंड दिस लाइन, इस लाइन को हम ब्रांच कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम ब्रांच कहते हैं। अगर आप इधर देख लें, ह्यूमन, माउस, ये दोनों एक दूसरे से सबसे ज़्यादा करीब हैं एज कम्पेयर टू फ्लाई। फ्लाई के कंपैरिजन में ह्यूमन माउस से ज़्यादा करीब हैं। इस वजह से ये एक ही ब्रांच के ऊपर हैं। और जो एक ही, जो लास्ट में सबसे
फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर सबसे एंड पर जो दो टैक्सास आ जाए, टैक्सा 1 एंड टैक्सा 2, इनको हम सिस्टर टैक्सा कहते हैं। ठीक है। देन मूविंग टू दिस फाइलोजेनेटिक ट्री, इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये देखें, बी और सी, बी और सी ये दोनों क्या हैं, सिस्टर ब्रांच है, सिस्टर टैक्सा है। और डी और ई क्या है, सिस्टर टैक्सा है। अब इसको, दिस इज वन ब्रांच, ओके सॉरी, दिस इज, और ये इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है। एंड दिस इज डाइकोटोमी अगेन, एंड दिस इज अगेन डाइकोटोमी, एंड दिस इज नोन एज इंटरनल नोड्स। नाउ कमिंग टू दिस, अब आप जो पहले मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ग्रैंड पेरेंट, पॉसिबली सम के ग्रैंड से ग्रैंड पेरेंट होंगे, या अब दिस इज, these are organism that are currently available। ठीक है। या अभी अगर आप हम एक फैमिली को स्टडी करते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं जो अपने दादा परदादा, उसके बारे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो हम उसी को रूट नोड के तौर पे कंसिडर करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे परदादा के दो बेटे थे, एक बेटे यहाँ चले गए, इस दो यहाँ चले गए, फिर दादा के दो बेटे हो गए, एक ये एक ये। ठीक है। अब ग्रैंड पर जो पेरेंट है या परदादा हैं, पॉसिबल है वो यहाँ अभी करंटली दुनिया में ना हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हैं, ग्रैंड परदादा नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ग्रैंड परदादा नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल थे ही नहीं। यही चीज हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली इधर देखिए, यहाँ पे भी कोई ग्रैंड परदादा हो सकता है ह्यूमन और माउस के दरमियान। ठीक है। बट दिस इज कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी स्टडी, जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, ये है कि ह्यूमन एंड माउस बिलोंग टू सेम पेरेंट। बट एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम शायद पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वी डोंट बिलीव ऑन द इवोल्यूशन। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इवोल्यूशन के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं एज फार एज ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न। ठीक है। हम ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल क्रिएशन, इसको हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी और एक इवोल्यूशनरी थ्योरी। दो थ्योरीज हैं ह्यूमन के बारे में। जो इस्लामिक थ्योरीज हैं वो हैं स्पेशल क्रिएशन, और जबकि साइंटिफिक थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती है कि इफ वी मूव टू बैक साइड, then we can say that the human, mouse, fly, plant, all these originated from a common point that may be a prokaryotic organisms या bacteria. This is evolutionary theory. But Islamic theory, as we are Muslim, so Islamic theory ये कहती है कि बाकियों के बारे में हम बात नहीं करते। पॉसिबल है कि शायद इवोल्यूशनरी थ्योरी से आए हो, बट ह्यूमन बीइंग, human being is the only organisms that are created with the current current situation या current जो भी है इंफॉर्मेशन ह्यूमन के बारे में, मीन स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन हम ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बनाया। हम ये तो नहीं कहते कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैक्टीरिया से होके पता नहीं प्रोक्रियोट से यूक्रियोट फिर हज़रत आदम बने, नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट ही हज़रत आदम को बनाया, उसके बाद हम जो आवर कॉमन एंसेस्टर इज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है। एज फार एज ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न, वी से आवर कॉमन ऑफ एंसेस्टर इज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है। सो यस प्लीज। सर यहाँ जो दूसरा जो फाइलोजेनेटिक है उसमें माउस के साथ नोड लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है। रिजवान बात कर रहे हैं या, सॉरी मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर दूसरे फाइलोजेनेटिक में जो माउस लिखा गया है सर उसके साथ नोड लिखा गया है, ये नोड क्यों लिखा गया है?
आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, प्लीज़ टेक्स्ट करें ताकि हमें पता चले कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हमें। सो वी आर अनएबल टू आंसर योर क्वेश्चन। Why node is written with mouse in second P? ओके, यहाँ पे इस नोट की बात कर रहे हैं। ये आई थिंक ये मिस टाइप है इस पिक्चर के अंदर, कि इसकी अपनी कोई वो नहीं है कि नोट, इसको हम टेक्सा को, या तो ये कि हम इसको भी नोट कह सकते हैं यहाँ से अगर नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हो, बट नोट हम किसी पॉइंट को कहते हैं। नोट्स मीन कोई एक पॉइंट, इसको हम इंटरनल नोट्स कहते हैं। और इसको शायद इन्होंने टेक्सास को शायद उन्होंने ये भी कहा हो कि ये एक्सटर्नल नोट्स हैं, ये टर्मिनल नोट्स। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इधर भी टर्मिनल नोट्स नोट्स इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई एक पॉइंट, पॉइंट मीन्स नोट कहते हैं कि पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज इंटरनल पॉइंट, इंटरनल नोट्स जो अभी हमारे पास नहीं है, एंड दिस इज टर्मिनल नोट्स जो अभी करंटली अवेलेबल है, पॉइंट, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें ये डेफिनेशन से रिलेटेड हैं जो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ ब्रांच, व्हाट इज इंटरनल नोड, व्हाट इज़ रूट नोड, एंड व्हाट इज़ टेक्सास, एंड व्हाट इज़ पॉलीटॉमी एंड डाइकोटॉमी। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं ताकि आप लोगों के लिए रीड करने में इजी हो। ओके ओके, इस पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट है क्लैड। व्हाट इज क्लैड? आई थिंक आई डिड नॉट एक्सप्लेन दिस क्लैड कहते हैं a group of organisms that are originated from a single point. For example, अगर आप इसकी बात करते हो, A, B, C belongs to a single clade and D and E belongs to another clade. हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर एक कॉमन पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो रहा हो एक, तो उसे हम क्लैड कहते हैं। इवन अगर हम लार्जर की तरफ जाएं तो ये सारे के सारे एक क्लैड हैं, बट हम क्लैड हम इस वजह से डिज़ाइन किए हैं ताकि हम क्लासिफिकेशन कर सके, क्लासिफाई करने में हमारे लिए इजी हो। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर देयर आर टू क्लैड्स। One clade consists of A, B, C, and the second clade consists of D and E. And these two clades are joining at root point. ठीक है, ये क्लैड हमने आई थिंक डिस्कस नहीं किया था मेरे ख्याल से। बाकी सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। Then from this slide we will continue in the next class. Okay, I think our time is near to completion, so please we will move from this slide in the next lecture. यहाँ तक फिर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछे। सर एलएमएस पे कोई लेक्चर अपलोड ही नहीं शो हो रहा, स्लाइड्स। बच्चों आप लोगों को मैंने ईमेल के ज़रिए डिटेल फोल्डर यहाँ पे सेंड किया है, वो इसीलिए किया कि हमारे जितने भी स्लाइड्स हैं वो 3 MB से ज़्यादा हैं, एंड LMS के ऊपर हम 3 MB से ज़्यादा को हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे ये है कि आप लिंक मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा,
बट फाइल को वहाँ अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सेकंड ऑप्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करें, फिर लिंक वहाँ पेस्ट कर दे बेशक। ठीक है, मैं लिंक वहाँ पे सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और डिटेल चीज़ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ये फोल्डर हैं, दिस इज़ आवर ऑफिशियल फोल्डर and everything is available in this folder that's are related to your subject। ठीक है, डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हैं और दिस फोल्डर इज़ ऑलरेडी शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू। अगर किसी स्टूडेंट को स्टिल यहाँ पे एक्सेस में इशू है या लिंक में इशू है तो प्लीज़ मुझे बता दें, आई विल सेंड द अटैच्ड लिंक। नो क्यूरी? सर वो जो आपने असाइनमेंट दी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। ओके, असाइनमेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ पहले मैं ज़रा इस लेक्चर को ज़रा कंप्लीट करूं। यहाँ से मैं ज़रा स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है।